हेलो एवरीवन, आज डेट है 22 अक्टूबर 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि लेक बैकाल को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था अनंगताल लेक को लेकर के। तो अनंगताल लेक को अगर हम मैप पे व्यू करें, अनंगताल लेक साउथ दिल्ली में लोकेटेड है। अनंगताल लेक को 11th सेंचुरी में यहाँ के रूलर थे तोमर किंग अनंगपाल तोमर, उनके द्वारा बनाया गया था। ये जो कुतुब कॉम्प्लेक्स और जोगमाया टेम्पल के पास में ही लोकेटेड है अनंगताल लेक। और प्रेजेंट टाइम में अनंगताल लेक को मोन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस का डेजिग्नेशन दिया गया है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रही प्रेजेंट टाइम में। इसको लेकर के हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ में शेयर कर दिया जाएगा। वहां जाकर के आप इससे रिलेटेड जो भी बेसिक फैक्ट्स हैं उनको व्यू कर सकते हो। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू के फ्रंट पेज पर, और यहाँ पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को लेकर के एक न्यूज़ बताई गई है कि अभी ये देखने को मिला कि कुछ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो पाकिस्तान वाले एरिया में देखने को मिले। तो इसको लेकर के क्वेश्चन किया गया है कि क्या इंडिया के जो राजस्थान का जो वेस्टर्न राजस्थान वाला रीजन है वहाँ से उड़ करके ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो पाकिस्तान वाले रीजन में गए हैं, ऐसा क्वेश्चन किया गया है। तो इसका आंसर देने की भी यहाँ पर बोली गई है कि हो सकता है, जा भी सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम देखें तो हैबिटाट जो है वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का वो काफ़ी ज़्यादा श्रिंक होता जा रहा है टाइम के साथ में, जिसकी वजह से हो सकता है कि वो उस एरिया में अपने आप को उन्होंने फ्लाई करके वो उस एरिया में चले गए हों। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में यहाँ पर कुछ बेसिक फैक्ट बताए हुए हैं और कुछ बेसिक फैक्ट जो है वो हम भी डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये राजस्थान का स्टेट बर्ड है, लेकिन अगर हम डिस्कस करें तो ये मोस्ट क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड है। ये आपको ध्यान में रखना है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर जो है इसको प्रोटेक्शन दी गई है। प्रेजेंट टाइम में इसकी पॉपुलेशन की बात करें तो राजस्थान में 150 इसकी पॉपुलेशन है, मतलब टोटल इंडिया में जो है वो काफ़ी कम संख्या में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बचे हुए हैं, और उसमें से उसकी 95% पॉपुलेशन जो है वो राजस्थान में है। इसके अलावा गुजरात में भी ये पाए जाते हैं, और अदर हमारे कुछ स्टेट है जिसमें महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, वहाँ पर भी कुछ संख्या में 2-3 इस तरीके से इनकी जो संख्या है वहाँ पर देखने को मिलती है। हालांकि अगर हम देखें तो इनको प्रोटेक्शन देने के लिए देहरादून बेस्ड जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर इनको एक तरीके से फ्लोरिश करने की, इनकी संख्या बढ़ाई जाने की कोशिश की जा रही है। प्रेजेंट टाइम में 24 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चीक्स जो है उनको यहाँ पर रियर किया जा रहा है, एक तरीके से उनको पाला जा रहा है। ओके, देहरादून बेस्ड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है वहाँ पर 2019 से एक प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया गया था, जिसमें जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है उनकी ब्रीडिंग के थ्रू जो है उनकी पॉपुलेशन को इंक्रीज करवाने की कोशिश की जा रही है। ओके, तो यहाँ पर ये इस प्रोसीजर के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से उनकी पॉपुलेशन जो है उसको इंक्रीज करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि टाइम के साथ में काफ़ी ज़्यादा इशू क्रिएट हो रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा कम होती जा रही है। तो यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो वन ऑफ द हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड है, मतलब इसका जो वेट है वो ज़्यादा होता है, और उड़ने में काफ़ी ज़्यादा एक इशू भी देखने को मिलता है, काफ़ी ज़्यादा हाइट पर नहीं उड़ पाते, और इसी की वजह से जो इलेक्ट्रिक वायरिंग होता है, इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए जो वायर हैं उनमें काफ़ी बार ये फंस जाते हैं, और इसकी वजह से इनकी डेथ देखने को मिलती है। तो इनके लिए कुछ थ्रेट की अगर हम बात करें तो एक थ्रेट तो यही है कि जो इलेक्ट्रिक वायर है। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इनका हैबिटाट जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा श्रिंक हो रहा है। इसके अलावा अगर हम अदर पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करें, उसमें अगर हम देखें तो ये ग्रासलैंड स्पीसीज है, और जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है उसके एक तरीके से हेल्दी पार्ट को शो करते हैं इनकी पॉपुलेशन। ओके, तो ये कुछ इसको थ्रेट है। इन सभी को अगर फोकस किया जाए
मतलब हंटिंग जो है वो भी एक मेजर थ्रेट है, हैबिटाट लॉस जो है वो भी एक मेजर थ्रेट है। प्रेजेंट टाइम में जो भी एनिमल जो है जिसकी संख्या या कोई भी बर्ड जो है जिसके नंबर काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो रहे हैं, तो उनमें से ये मेजर इशू जो है वो तो सबसे ज़्यादा सामने देखने को मिलते हैं, हैबिटाट लॉस और हंटिंग, ये मेजर इशू है। ओके, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड में ये जो इलेक्ट्रिक वायर है ये भी एक मेजर इशू है, क्योंकि हैवीएस्ट बर्ड है जो फ्लाई करते हैं और इलेक्ट्रिक वायर में फंसने की वजह से इनकी डेथ हो जाती है। तो बार बार इसके लिए कोशिश भी की जाती है कि जो इलेक्ट्रिक वायर है इनमें रिफ्लेक्टर यूज़ किए जाएं, ताकि ये एक तरीके से शाइनिंग की तरह से जब रात में ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो उड़ें तो इनको वायर जो है वो रिफ्लेक्टर की वजह से इनको दिखें और ये इन इलेक्ट्रिक वायर से इजीली जो है वो निकल करके जा सके और इनको इसकी वजह से कोई हर्ट ना देखने को मिले। इसका अल्टरनेट जो है वो भी किया जा सकता है यहाँ पर इलेक्ट्रिक वायर का, ताकि जिस एरिया में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड रहते हैं वहाँ पर ये जो इफेक्ट है वो देखने को ना मिले। ओके, तो ये कुछ मेजर इशू हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को लेकर के और इनके ऊपर फोकस किया जाना चाहिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर हम देखें तो इंडिया लेवल पर और जो राजस्थान स्टेट है उन्होंने अपने लेवल पर बहुत सारे जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च कर रखे हैं ताकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की जो पॉपुलेशन है उसको बनाए रखे जा सके। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए, देखो अभी कुछ टाइम पहले एक इशू देखने को मिला जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, उत्तराखंड में लोकेटेड है। वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ पर टाइगर सफारी जो है उस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए ये कोशिश की जा रही थी कि वहाँ पर कुछ पेड़ों को काटा जाए ताकि जो है टाइगर सफारी जो प्रोजेक्ट है उसको एस्टेब्लिश किया जा सके। लेकिन कुछ टाइम पहले एक इशू देखने को मिला, एक यहाँ पर एक्टिविस्ट हैं गौरव बंसल, एक एनवायरमेंट एक्टिविस्ट हैं, लॉयर है दिल्ली बेस्ड। उन्होंने इस चीज़ को यहाँ पर रखा था कि कुछ पेड़ काटने की यहाँ पर परमिशन दी गई थी, लेकिन अगर हम देखें तो लगभग 6000 के लगभग जो पेड़ है वो यहाँ पर काट दिए गए हैं। तो इसी न्यूज के बेसिस पर जो एनजीटी है उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला है कि ये जो भी इशू है उसको आप अपने लेवल पर जांच कीजिए और जो भी प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन की तरफ काम कीजिए। अगर कोई इशू है, इस तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिली है, तो यहाँ पर जो भी एक्टिविटीज़ है, जो भी प्रोसीजर है वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए, क्योंकि टाइगर सफारी को आप एस्टेब्लिश करने के लिए, प्रोजेक्ट को एस्टेब्लिश करने के लिए काम कर रहे हो, लेकिन जिन टाइगर के प्रोटेक्शन के लिए तो पेड़ तो जरूरी है। अगर ट्रीज को ही आपने कट कर दिया, जो इलीगल कटिंग की गई है पेड़ों की, वो सबसे ज़्यादा एक डेंजरस स्टेज है किसी भी एनिमल को ख़त्म करने के लिए। ओके, तो यहाँ पर एनजीटी की बात की गई है, एनटीसीए की बात की गई है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो ये जो लॉयर हैं, जब इनको ये सारे इशू पता चले तो उन्होंने यहाँ पर एनटीसीए को ये सारी रिकॉग्निशन देने की कोशिश की कि इस तरीके का जो इशू है वो देखने को मिल रहा है। ओके, तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को जो उन्होंने कंप्लेंट की उसमें उन्होंने एलिगेशन लगाए कि जितने पेड़ काटने की परमिशन दी गई थी उससे ज़्यादा प्रोटेक्टेड एरियाज में पेड़ काटे गए हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एनजीटी की अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया जो है वो 3rd नंबर का ऐसा कंट्री बना जिन्होंने एनवायरमेंट स्पेशलिस्ट ट्राइब्यूनल जो है वो एस्टेब्लिश करने का काम किया। 1st नंबर और 2nd नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो है वो इसमें आते हैं जिन्होंने एनवायरमेंट स्पेसिफिक इस तरीके की ट्राइब्यूनल एस्टेब्लिश की थी। तो 2010 में एनजीटी जो है उसको एस्टेब्लिश किया गया। एनजीटी जो है वो बहुत सारे जो भी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हैं उन सभी के अंडर ये काम करता है, लेकिन यहाँ पर 2 जो हैं वो यहाँ पर क्या है, कंडीशन है कि 2 लॉज को यहाँ पर बाहर रखा गया है एनजीटी से। एक तो 1972 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है और एक 2006 का जो फॉरेस्ट एक्ट है उनको बाहर रखा गया है। मतलब इनके अंडर जो है वो एनजीटी गवर्निंग पावर एनजीटी के पास में नहीं आती है। तो ये एक्सेप्शन है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें, एनटीसीए की बात हुई है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की। तो एनटीसीए को जो टाइगर टास्क फोर्स है इसकी रिकमेंडेशन के बेसिस पर 2005 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। और एनटीसीए जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर ये आता है और एक स्टेचुरी बॉडी है, ये आपको ध्यान में रखना है। 1972 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसके अंडर इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था और फिर 2006 में इसको अमेंड किया गया था।
ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, यहाँ पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात की गई है। तो ये देखो, ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इसको एस्टेब्लिश करने में एक कॉर्बेट पर्सन जो है उन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। तो सबसे पहले 1936 में इसको हेली नेशनल पार्क के नाम से इसको एस्टेब्लिश किया गया था और फिर बाद में इसको कॉर्बेट नेशनल पार्क के रूप में चेंज कर दिया गया। 1973 में जब प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर, टाइगर की पॉपुलेशन को बचाने के लिए ये प्रोजेक्ट लाया गया था, ताकि टाइगर की पॉपुलेशन जो डिक्रीज हो रही है टाइम के साथ में उसको हम बनाए रख सकें और टाइम के साथ में उसको बढ़ा सकें। तो इसी प्रोजेक्ट टाइगर के बेसिस पर 1973 में ये जो प्रोजेक्ट है वो सबसे पहले इसी नेशनल पार्क में स्टार्ट किया गया था। तो ये बेसिक फैक्ट हमने डिस्कस किए हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर देखो, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने उत्तराखंड में कुछ प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया। यहाँ पर उन्होंने हेमकुंड साहिब पर एक रोपवे जो है वो बनाया। इसके अलावा जो दूसरी जगह है, जो केदारनाथ वाला जो एरिया है, वहाँ पर भी उन्होंने रोपवे को स्टार्ट किया है, ताकि जो कनेक्टिविटी में जो टाइम कंज्यूम होता था, जो मनी कंज्यूम होता था, उन सभी को सेव करते हुए इस तरीके के प्रोजेक्ट लॉन्च किए जा सकें, ताकि जल्दी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा जा सके। आप सभी को पता है कि उत्तराखंड में बहुत सारे पिलग्रिमेज साइट हैं, काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इसी के बेसिस पर ये सारे प्रोजेक्ट, टेक्नोलॉजी बेसिस पर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं। यहाँ पर इस आर्टिकल में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि टूरिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंट्री की इकोनॉमी कंडीशन को रिवाइवल स्टेज में ले जाने के लिए। ओके, तो उन्होंने यहाँ पर अर्ज किया है एक तरीके से कि वो पर्सन जो किसी भी तरीके से आप यहाँ पर स्पिरिचुअल तरीके से आओ या अपनी नॉर्मल कोई ट्रिप के लिए आप ये कहीं पर भी जाते हो, किसी भी टूरिज्म प्लेस पर जाते हो, तो वहाँ पर आपको कम से कम आपकी जितना भी खर्चा है आपकी ट्रिप का, उसका 5% जो है वहाँ के लोकल लोगों के प्रोडक्ट्स खरीदने में करना चाहिए। इसकी वजह से क्या होगा, जो वहाँ पर लोकल लोग जो हैं उनकी इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी अच्छी होगी और इससे जो हमारी कंट्री है उसको बूस्टअप देखने को मिलेगा। तो खरीदना चाहिए, क्योंकि जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं इनसे उनको जो इनिशिएटिव है कि लोकल प्रोडक्ट्स को हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, और जब प्रमोट किया जाएगा तभी तो सेल्फ रिलायंट इंडिया का जो हमारा ड्रीम है उसको हम कंप्लीट कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर देखो केदारनाथ इन सब की बात की गई है। तो अगर हम देखें तो उत्तराखंड जो स्टेट है उसमें गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ जो है इनको 4 धाम का डेजिग्नेशन दिया गया है। दूसरा यहाँ पर हेमकुंड साहिब की भी बात की गई है कि हेमकुंड साहिब में भी जो रोपवे प्रोजेक्ट है उसको इंस्टॉल किया गया है। तो हेमकुंड साहिब जो है वो 10th गुरु जो थे, सिख गुरु, उनको डेडिकेटेड है। और इसके अलावा हेमकुंड साहिब के बारे में दसम ग्रंथ जो है उसमें भी इनके बारे में बताया हुआ है। ओके, नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए, देखो 2018 से जो पाकिस्तान है वो FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो ग्रे लिस्ट है उसमें बना हुआ है। उनके ऊपर ये एलिगेशन है काफ़ी लंबे टाइम से कि आप टेररिज्म को प्रमोट करने के लिए काम किया जाता है इस कंट्री के द्वारा, और जो टेरर है उसकी फंडिंग यहाँ से की जाती है। इसी के बेसिस पर वो ग्रे लिस्ट में बने हुए थे। तो यहाँ पर जो पाकिस्तान है उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो देखो, अभी ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को बाहर कर दिया गया है। अभी FATF की मीटिंग होने वाली है, मीटिंग हुई, उसमें ग्रे लिस्ट से उनको बाहर कर दिया गया है। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, पता होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी रहता है। तो 1989 में इसको स्टार्ट किया गया था G7 कंट्रीज़ के द्वारा। उस टाइम फोकस किया गया था किसके ऊपर, मनी लॉन्ड्रिंग पॉइंट के ऊपर। उसके बाद में 2001 में जब 9/11 अटैक हुआ उसके बाद में इसके क्राइटेरिया को इंक्रीज कर दिया गया और इसमें टेररिज्म जो है उसको भी इंक्लूड कर दिया गया। 2000 से सन 2000 से FATF जो है वो अपनी 2 लिस्ट मेंटेन करता है, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। ओके, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है प्रेजेंट टाइम में टेररिज्म को रेगुलेट करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल
प्ले करता है। ये क्या करता है कि जो कंट्रीज़ वहाँ पर इस तरीके की एक्टिविटीज़ अगर बनी रहती हैं तो उनको इन लिस्ट में शामिल करता है, और जब इस लिस्ट में इंक्लूड होती हैं, ग्रे लिस्ट में इंक्लूड होती हैं, तो कुछ रेस्ट्रिक्शन होते हैं उस कंट्री के ऊपर, कुछ पॉइंट दिए जाते हैं, उनके बेसिस पर अगर वो कंट्री अपने आप को सुधारता है, अपने आप को उसमें एक तरीके से चेंज करने की कोशिश करता है और नए नए इनिशिएटिव ला करके जो भी इशू है उनको सॉल्व करने की कोशिश करता है, तो फिर कुछ टाइम के बाद में उनको ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया जाता है। सेम इसी तरीके से जो ब्लैक लिस्ट है उसमें रिस्ट्रिक्शन जो है वो और हाई लेवल पर होते हैं। देखो कोई भी कंट्री इस तरीके की लिस्ट में अगर मेंटेन है तो उसमें कोई भी जो अदर कंट्री है वो अपना इन्वेस्टमेंट करने से रुकता है। उनको लगता है कि यहाँ पर टेररिज्म को प्रमोट किया जा रहा है, वर्ल्ड लेवल पर रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर लगाए गए हैं, तो इनके जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें कोई फ्लोरिशमेंट देखने को नहीं मिलेगा। तो इसकी वजह से वो जो कंट्री है उनको काफ़ी ज़्यादा इशू जो है वो इनडायरेक्टली फेस करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से वो कंट्री है, क्योंकि आप सभी को पता है कि इकोनॉमिक कंडीशन या जो भी हमारा प्रोसीजर है, ट्रेड आप देख लीजिए, किसी भी प्रोडक्ट के लिए हम जो है वो कोऑपरेशन के थ्रू ही अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, क्योंकि सभी कंट्री जो है वो अपने आप में कंप्लीटली सेल्फ रिलायंट नहीं है, किसी ना किसी तरीके से वो दूसरे कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट है। कुछ रॉ मटेरियल के लिए डिपेंडेंट है और कुछ फिनिश्ड गुड्स के लिए डिपेंडेंट है। तो कोऑपरेशन अगर बनाए रखना है तो ट्रेड जो है वो बनाए रखना होगा, और ट्रेड को बनाए रखना है तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ से जो कंट्री है वो अपने आप को खुद ही बचाएगा, तब जाकर के वो अपने आप को इन लिस्ट से बाहर निकाल लेता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में देखो जो हमारे 2 जज हैं उन्होंने एक इम्पोर्टेंट बात बोली है कि देखो हेट स्पीच जो है वो हमारी सोसाइटी का, या फिर अगर हम बात करें हमारी कंट्री का जो इम्पोर्टेंट डेजिग्नेशन है कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, उसको एक तरीके से वायलेट करने की कोशिश करता है हेट स्पीच। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के 2 जज जो हैं उन्होंने इम्पोर्टेंट बात बोली है कि हमारे इंडिया में कोशिश की जानी चाहिए, हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो भी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो इसके ऊपर फोकस करें कि अगर हेट स्पीच के थ्रू, हेट स्पीच क्या होते हैं कि किसी पर्टिकुलर ग्रुप को या फिर इंडिविजुअल लेवल पर किसी पर्सन को टारगेट करते हुए कुछ इस तरीके का स्पीच दिया जाए या किसी इसी तरीके के कुछ साइन जो है वो शो किए जाएं, जिसकी वजह से कम्युनिटी में कुछ हार्श इशू जो हैं वो क्रिएट हो सकते हैं, तो उन सभी को जो हेट स्पीच में बोला जाता है। ओके इसके अलावा लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की 267वीं रिपोर्ट थी, और उसमें उस रिपोर्ट में भी उन्होंने हेट स्पीच जो है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात बोली कि ग्रुप ऑफ पर्सन जो है उनको लेकर के कोई इंडिविजुअल लेवल पर भी कोई पर्सन टारगेट कर सकता है या कोई ग्रुप भी टारगेट कर सकता है, किसको, कोई रेस, एथनिसिटी, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, रिलीजियस बिलीफ, इन सभी के बेसिस पर किसी को टारगेट करते हुए अगर कोई स्टेटमेंट दिया जाता है तो उसको हेट स्पीच में काउंट किया जाता है, अगर उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम, कोई इशू जो है वो देखने को मिले। तो यहाँ पर जुडिशरी ने एक इम्पोर्टेंट बात बोली कि अगर हम टाइम के साथ में देखें तो हमारे इंडिया में हेट स्पीच से रिलेटेड जो इशू है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होते जा रहे हैं, और हमारी कंट्री है एक सेक्युलर कंट्री। सभी जो हमारे यहाँ पर जो कास्ट हैं, जो ब्रीड हैं, जो भी रिलीजन है वो अच्छे से यहाँ पर कोऑपरेशन के साथ में इंडिया में रहते हैं, लेकिन हेट स्पीच की वजह से जो प्रॉब्लम है वो टाइम के साथ में इंक्रीज होती जा रही है। तो हमारी गवर्नमेंट को क्या कोशिश करनी चाहिए कि पिटीशन जो है वो दर्ज हो ना हो, लेकिन अपने बेसिस पर इस तरीके के जो इशू हैं उनको सोल्व करने की कोशिश करनी होगी, तभी जा कर के हम क्या करेंगे, इस तरीके के इशू को, इस तरीके की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो हेट स्पीच की एक जो डेफिनेशन है उसके बारे में हमने बात की। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया में हेट स्पीच को रेगुलेट करने के लिए कौन कौन सी लीगल पोजीशन है, तो CRPC जो है, IPC, इंडियन पीनल कोड जो है, इसका सेक्शन 153A एंड 153B जो है, इनके थ्रू जो है वो रेगुलेट करने की कोशिश की जाती है अभी हेट स्पीच को। इसके अलावा IPC का 295 जो सेक्शन है उसके अंडर भी रेगुलेट किया जाता है किसको, हेट स्पीच को। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सेक्शन 505 सब क्लोज 1 एंड 505 सब क्लोज 2 जो है, इसमें भी कोशिश की जाती है कि अगर कोई ऐसा कंटेंट उसको सर्कुलेट किया जाता है या उसको पब्लिश किया जा रहा है जिसकी वजह से 2 डिफरेंट ग्रुप में कोई इशू हो सकता है, तो वहाँ पर भी हेट स्पीच को रेगुलेट करने की कोशिश की जाती है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है 1951, उसके अंडर भी
अगर कोई पर्सन इलेक्शन के थ्रू जो है इस तरीके की प्रोसीजर को या इस तरीके के स्टेटमेंट देने की कोशिश करता है तो इलेक्शन लड़ने में एक तरीके से जो इशू है, हिंड्रेंस जो है वो क्रिएट हो सकती है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का सेक्शन 8 जो है वो इसको रेगुलेट करने की कोशिश करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखो कुछ चेंज करने की हमेशा सजेशन दिए गए हैं। तो 2019 में विश्वनाथन एक कमेटी थी, उस कमेटी ने ये प्रपोज किया था कि हमारे जो सेक्शन है आईपीसी के उनमें चेंज करने की ज़रूरत है और ये जो ऑफेंस है इनको हम एक अलग लेवल पर जो है इसको रेगुलेट करने की कोशिश करें। इसके अलावा 2014 में एक कमेटी आई थी जिसको बोलते हैं बेज बरोआ कमेटी। इन्होंने भी रिकमेंडेशन दी थी कि जो हमारा आईपीसी है इंडियन पीनल कोड उसके सेक्शन में हमें कुछ अमेंडमेंट करने चाहिए और उन अमेंडमेंट के बेसिस पर एक अलग से एक सेक्शन जो है वो इंसर्ट किया जाए और जो आईपीसी में इस हेट स्पीच जो इशू है उसको रेगुलेट कर सकी। तो ये हेट स्पीच से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, हाँ कल भी हमने डिस्कस किया था जिसमें हमने बताया था कि एम्स में जो डॉक्टर हैं उनको सिटिंग जो प्रेजेंट टाइम में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनके क्योर के लिए, उनके इलाज के लिए जो है वो एक नया सर्कुलर रिलीज किया गया था कि उनको प्रायोरिटी दी जाए। तो इसमें डॉक्टर्स जो हैं उन्होंने बोला कि राइट टू इक्वलिटी जो है वो सबके लिए है, चाहे कोई पर्सन जो है वो एमपी हो या एक नॉर्मल पर्सन हो, तो सभी के लिए जो सारी चीज़ें हैं हेल्थ फैसिलिटी जो है वो इक्वल होनी चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 8 पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर, इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि लास्ट मंथ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है उन्होंने हमारे इंडिया के स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में एक जो है ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन चक्र, जिसमें कुछ सर्चिंग प्रोसीजर जो है उसको रखा गया था। इससे पहले भी अगर हम बात करें तो ये जो ऑपरेशन है ये यहाँ देखो मेघ चक्र, यहाँ देखो मेघ चक्र जो ऑपरेशन है वो सीबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया। क्यों लॉन्च किया गया कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूजिव मटेरियल जो है उसकी शेयरिंग की और उसके सर्कुलेशन की कुछ न्यूज़ जो है वो इंडिया को मिली थी, उसी के बेसिस पर सीबीआई ने ये काम किया है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि इंटरपोल जो है सिंगापुर स्पेशल यूनिट, इंटरपोल की सिंगापुर स्पेशल यूनिट जो है उससे ये इन्फॉर्मेशन मिली थी और ये जो इन्फॉर्मेशन है वो न्यूजीलैंड से जो इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पर थी कि इस तरीके से चाइल्ड जो पोर्नोग्राफी है उसको प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। उसी के बेसिस पर ये सारा प्रोसीजर जो है वो लॉन्च किया गया। इंडिया में भी जो सर्चिंग जो प्रोसीजर है उसको लॉन्च किया गया। इससे पहले भी नवंबर 2021 में सेम एक्सरसाइज जो है वो सीबीआई के द्वारा लॉन्च की थी, ऑपरेशन कार्बन। वो आईटी एक्ट 2000 के अंडर जो है इसको बुक किया गया था। ओके, तो इंडिया में जो एडल्ट पोर्नोग्राफी है इन प्राइवेट इज नॉट एन ऑफेंस, सीकिंग, ब्राउजिंग, डाउनलोडिंग और एक्सचेंजिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर द आईटी एक्ट। तो आईटी एक्ट के अंडर जो है चाइल्ड पोर्नोग्राफी वो एक पनिशेबल एक्ट है। ओके, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि यद्यपि अगर हम देखें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो हैं उनको इस तरीके की लाइबिलिटी से क्या किया गया है, एग्जेम्प्टेड किया गया है। मतलब जहाँ पर सर्कुलेट हो रही हैं उनको लेकर के कोई भी स्पेशल रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। तो इस आर्टिकल में देखो इंडिया के अलावा ब्रिटिश में और अमेरिका में कौन से मॉडल फॉलो किए जाते हैं चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर के, तो इसमें बताया गया है कि सबसे पहले यहाँ पर एक प्रोग्राम यूएस को लेकर के बताया गया है कि यूएस में साइबर टिपलाइन नाम से एक प्रोग्राम ऑपरेट किया जाता है जिसमें इस तरीके की चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन अगर कुछ इशू है तो उन सारे इंस्टेंसेज को यहाँ पर रेगुलेट करने की कोशिश की जाती है। ओके, तो यहाँ पर बताया गया है कि 2021 में साइबर टिपलाइन जो है उन्होंने 29.3 मिलियन रिपोर्ट्स जो है वो रिसीव की थी और ज़्यादातर जो है वो यूएस होस्टेड थी और इसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड इशू देखने को मिले थे। दूसरी तरफ यूके जो है वहाँ पर मिशन ऑफ द इंटरनेट वॉच फाउंडेशन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो यूके के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है इंटरनेट इंडस्ट्री के द्वारा, ताकि एक सेफ ऑनलाइन एनवायरनमेंट जो है वो यूजर्स को मिल सके और चाइल्ड पोर्नोग्राफी जैसे इशू ना देखने को मिले। तो दोनों जो कंट्री हैं उन्होंने अपने अपने लेवल पर रेगुलेट करने की कोशिश की है। इंडिया के एफर्ट्स अगर हम देखें अभी तक तो इंडिया में 2015 में जो श्रेया सिंगल केस था उसके तहत सेक्शन 79
3 सब क्लोज बी जो है आईटी एक्ट का, उसमें ये सारी चीज़ें बताई गई थी। इसके अलावा कमलेश वैश्वानी जो है, उस केस में भी 2013 में इसमें भी पोर्नोग्राफी के ऊपर कंप्लीट बैन लगाने की बात की गई थी। तो यहाँ पर कोर्ट का जो इंटरवेंशन है, द एडवाइजरी कमेटी issued orders in March 2015 to ISP to disable 9 URLs which hosted contents in violation of the morality and decency clause of आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके बेसिस पर कुछ यूआरएल को एक तरीके से रेगुलेट करने की कोशिश की गई थी। आरंभ इंडिया एक मुंबई बेस्ड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और ये IWF जो है उसके साथ में पार्टनर्ड में है और इंडिया की फर्स्ट ऑनलाइन रिपोर्टिंग पोर्टल है। सितंबर 2016 से अगर इमेजेस और वीडियोस जो है चाइल्ड अब्यूज़ के देखने को मिलते हैं तो उन सभी को रेगुलेट करने की कोशिश करता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है उन्होंने भी नेशनल साइबर क्राइम जो है वो एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसमें इस तरीके के इश्यूज को रेगुलेट किया जाता है। तो ये इंडिया में NCRB जो है वो अपने लेवल पर काम कर रहा है। इसके अलावा राज्यसभा की एडोक कमेटी जो है जयराम रमेश ने जिनको हेड किया था, इन्होंने भी 2020 में अपनी रिपोर्ट में बोला कि हमें प्रेजेंट टाइम में सोशल मीडिया पर पोर्नोग्राफी एक मेजर इशू सामने आ रहा है और इसको हमें रोकना होगा ताकि चाइल्ड को इन सारे इफेक्ट से हम बचा सकें। तो क्या किया जा सकता है? तो अभी 2018 में इंटरनेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन ऑन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूजिव मटेरियल मॉडल लेजिस्लेशन एंड ग्लोबल रिव्यू एक रिपोर्ट आई, उसकी 9th रिपोर्ट। तो इसमें बताया गया कि 30 कंट्रीज से भी ज़्यादा में रिपोर्टिंग ऑफ CSCM चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूजिंग जो केसेस हैं वो देखने को मिले और इंडिया जो है वो भी इस लिस्ट में शामिल था। मतलब अगर हम देखें तो यहाँ पर द लॉ डज नॉट प्रोवाइड फॉर सच मैंडेटरी रिपोर्टिंग। तो यहाँ पर देखो ये बताया गया है कि कुछ रिपोर्ट पब्लिश हुई, उसमें कुछ कंट्रीज के सामने देखने को मिला कि इन कंट्रीज में ये सारी जो प्रॉब्लम है, ये सारे जो इशू हैं वो देखने को मिल रहे हैं, उसमें इंडिया भी शामिल है। तो क्या किया जा सकता है? किया जा सकता है कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड जो है उस प्रोटोकॉल के बेसिस पे एक इस तरीके का प्रोसीजर एस्टेब्लिश किया जा सके ताकि इन सारे इश्यूज को क्या किया जा सके, रेगुलेट किया जा सके। तो जो भी कमेटीज ने अब तक रिकमेंडेशन दी है उनको हमें एक अप्रोप्रिएट वे में इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, तभी जाकर के इन सारे इश्यूज को हम रेगुलेट कर पाएंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है पेज नंबर 10 पर, और इंटरपोल के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे हमारे होम मिनिस्टर ने मुलाकात की। आप सभी को पता है इंटरपोल की इंडिया में मीटिंग, और इसमें बताया गया है कि इंटरपोल की जनरल असेंबली की जो मीटिंग चल रही है उसके बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। हमारे जो होम मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला कि देखो टाइम के साथ में क्राइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और क्राइम का लेवल भी इंक्रीज होता जा रहा है, जैसे साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो इंटरपोल जो है उनको अपने जो भी मैंडेट है उसमें चेंज करना चाहिए और प्रेजेंट टाइम में जो क्राइम है उसको लेकर के रेगुलेट होना चाहिए। साथ ही साथ बताया कि आने वाले 50 साल के लिए इंटरपोल अपना एक लेवल जो है वो तैयार करे और उस लेवल के बेसिस पर इंटरपोल ये डिक्लेयर करे कि हर 5 साल में रिव्यू करे कि कितना काम उन्होंने किया है, कौन कौन से एरिया को उन्होंने फोकस किया है। इंटरपोल आप सभी को पता है कि इंटरपोल के जो मेंबर कंट्रीज हैं उनकी मेंबर कंट्रीज के जो भी मेंबर कंट्रीज हैं उनको मिलकर के एक जनरल असेंबली होती है जिसमें हर मेंबर कंट्रीज से एक रिप्रेजेंटेटिव या उससे ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और इन्हीं मेंबर कंट्रीज में से यहाँ का प्रेसिडेंट बनाया जाता है। इसके अलावा सेक्रेटरी जनरल भी बनाया जाता है। प्रेसिडेंट इंटरपोल का 4 साल के लिए होता है और सेक्रेटरी जनरल 5 साल के लिए होता है, और जो सेक्रेटरी जनरल जो है वो डे टू डे जो एक्टिविटीज़ हैं उन सभी को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 11 पर, और यहाँ पर तेजस जो एयरक्राफ्ट है उसके बारे में बताया गया है कि तेजस जो है वो जल्द ही आने वाले सालों में ब्रह्मोस जो मिसाइल है सुपरसोनिक मिसाइल उसको ले जाने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लेगा। तो इसमें बताया गया है कि ब्रह्मोस मिसाइल का जो लाइट वर्जन है वो जल्दी लॉन्च किया जाएगा, जिसको तेजस जो एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है वो इसको ले जाने में सक्षम रहेगा, एबल रहेगा। तो अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया में ये जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो प्रोग्राम है इसको सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें तो 1984 के टाइम में ही ये प्रोग्राम जो है वो लॉन्च कर दिया गया था कि इस तरीके के एयरक्राफ्ट हम बनाएं जो लाइट वेट हों, और इसमें इसी
ये जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया ना, फिर इसी के बेसिस पर एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी जो है वो भी लॉन्च की गई, ताकि इस प्रोजेक्ट को, इस प्रोग्राम को हम लॉन्च कर सके, अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सके। और ये प्रोग्राम इसलिए लाया गया था कि जो MiG-21 जो फाइटर जेट हैं उनको रिप्लेस किया जा सके और इनको इंट्रोड्यूस किया जा सके, और उसी के बेसिस पर जो तेजस है उसको भी बनाया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर, यहाँ देखिए पेज नंबर 12 पर, और यहाँ पर बताया गया है, देखो जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने बोला है कि हमारे इंडिया में जो माल न्यूट्रिशन, जो हंगर, इनको लेकर के जो इशू है उसको रेगुलेट करने की गवर्नमेंट कोशिश करे। अलग अलग इंडेक्स में जो हमारी रिपोर्ट है उनके बेसिस पर हम टारगेट करें कि जो भी इशू है उनको हम सोल्व करेंगे। यहाँ पर जो आर्टिकल है, देखो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि हम जो हमारा स्टबल है उसका यूज़ करेंगे और कोल को रिप्लेस करेंगे, ताकि जो एमिशन है वो कम से कम हो, पोल्यूशन भी कम देखने को मिले, और स्टबल बर्निंग की वजह से जो पोल्यूशन होता है वो भी कम हो, और जो कोल के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी है वो भी कम हो। लेकिन यहाँ पर जो भी एंटरप्रेन्योर जिन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, ऐसी मैकेनाइजेशन जो लेकर के आए हैं, उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट जो है वो अगर हमें फंडिंग दे, सपोर्ट करे, तो ये प्रोजेक्ट जो है वो और अच्छे से एस्टेब्लिश हो सकते हैं। ओके, तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।